आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करेंगे प्रेम कहानी पर बनी एक फिल्म लैला मजनू के बारे में कुछ बातें और जानेंगे इससे जुड़े 15 खास अनसुनी कहानियां। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। कहा जाता है कि प्यार खुदा के द्वारा बख्शा गया सबसे हसीन नेमत है और यह प्यार जब रूहानियत का शक्ल तैयार कर लेता है तो एक इबादत बन जाता है। अगर इस बात का सबसे सटीक उदाहरण दिया जाए तो बरबस ही हमारे दिमाग में एक चलचित्र उभर जाता है जहां पर मजनू अपनी प्रेमिका की तलाश में सुनसान और वीरान सहराओं में लैला लैला पुकारता है। डीलक्स इंटरनेशनल और शंकर बीसी के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था सिरू दरियार नानी और राम बीसी ने, तथा इसके निर्देशक और पटकथा लेखक थे हरनाम सिंह अवैल। लैला मजनू की किंवदंतियों का फिल्मी रूपांतरण किया था अंजना अवैल ने तथा इसके मर्मस्पर्शी संवाद लिखे थे अबरार अलवी ने। तकरीबन 2.5 घंटे की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 11 नवंबर 1976 को तथा इसके प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे ऋषि कपूर, रंजीता कौर, डैनी डेंजोनपा, अरुणा ईरानी, असरानी, पेंटल साहब, रजा मुराद, इफ्तिखार, रंजीत, अचला सचदेव, कमल कपूर, सुधीर आदि। फिल्म लैला मजनू के असल रूह है इसके गीत संगीत जिन्हें धुनों में ढाला था मदन मोहन और जयदेव ने तथा इनके गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। फिल्म में कुल 9 गीत रखे गए थे जिसके बोल थे हुस्न में हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, तेरे दर पर आया हूँ होके मायूस तेरे दर से, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सटके, बर्बादे मोहब्बत की दुआ, अब अगर हमसे खुदाई भी, ये दीवाने की जिद है, लिखकर तेरा नाम जमी पर। और फिल्म का शीर्षक गीत लैला मजनू दो बदन एक जान है के 2 वर्जन। फिल्म के इन गीतों में अपनी रूहानी आवाज दी थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, प्रीति सागर, अनुराधा पौडवाल, अजीज नाजा, शंकर शंभू, अमर कुमार और राजकुमार अलवी ने। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फिल्म लैला मजनू साल 1976 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ रुपए और यह बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस साल कमाई के लिहाज से पहले स्थान पर रही थी मनोज कुमार साहब की 10 नंबरी जिसने भी 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर रही, तथा तीसरे स्थान पर रही थी राजकुमार कोहली की नागिन जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया और सुपरहिट कहलाए। इस फिल्म की राजस्थान में शूटिंग के दौरान एक दिन फिल्मकार मनमोहन देसाई ने ऋषि कपूर को फोन किया और फिल्म अमर अकबर एंथनी की ऑफर की। फोन लाइन में कुछ तकनीकी खराबी के चलते ऋषि कपूर को लगा कि उन्हें बादशाह अकबर की भूमिका दी जा रही है। ये सोचकर उन्होंने कहा कि यह भूमिका मेरे उम्र को सूट नहीं करेगी क्योंकि एक ऐसी ही भूमिका मेरे दादाजी पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म मुगल-ए-आजम में निभा चुके हैं। इसके बाद जब लैला मजनू की शूटिंग के बाद ऋषि कपूर मुंबई पहुंचे तो मनमोहन देसाई ने उनकी सारी दुविधा खत्म कर दी। इस तरह से वह अकबर की भूमिका के लिए तैयार हो गए थे। फिल्म के निर्देशक हरनाम सिंह अवैल ने ऋषि कपूर के लिए शुरू में किशोर कुमार जी की आवाज चाहते थे क्योंकि उन दिनों हर तरफ उन्हीं का जलवा था। साथ ही ऋषि कपूर के लिए भी वह कुछ हिट गाने गा चुके थे, लेकिन संगीतकार मदन मोहन इस बात के लिए अड़ गए कि केवल रफ़ी साहब इन गानों के साथ न्याय कर सकते हैं। रफ़ी साहब की उम्र उस समय ऋषि कपूर से दुगुना थी, ऐसे में उनके आवाज ऋषि कपूर को सूट करेगी या नहीं यह अलग की समस्या थी। रफ़ी साहब ने इन सारी समस्याओं को धता बताते हुए अपने आवाज में ऐसी ताजगी लाए मानो कोई 18 साल का लड़का गा रहा हो। फिल्म में संगीत देने के दौरान ही 14 जुलाई 1975 को लिवर सिरोसिस नामक एक गंभीर बीमारी से मदन मोहन साहब की मृत्यु हो गई। अब तक वो फिल्म के लिए 6 गाने तैयार कर चुके थे और फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से निर्देशक हरनाम सिंह अवैल को कुछ और गाने चाहिए थे तथा इसकी जिम्मेवारी संगीतकार जयदेव साहब को सौंपी गई जिन्होंने फिल्म के लिए अन्य 3 गाने कंपोज की है जिनके बोल हैं लिखकर तेरा नाम जमी पर, ये दीवाने की जिद है और फिल्म के शीर्षक गीत लैला मजनू दो बदन एक जान है की 2 वर्जन। यूं तो फिल्म के गीत लिखकर तेरा नाम जमी पर का धुन बनाने का श्रेय संगीतकार जयदेव साहब को दिया गया था, पर सच्चाई यह है कि मदन मोहन ने मरने से पहले इस गाने का एक रफ ट्यून बना रखा था जिसे बाद में जयदेव साहब ने एक गाने का शक्ल दिया। हालांकि यह कोई एकमात्र धुन नहीं था जो मदन मोहन साहब अपने पीछे छोड़ गए थे, बल्कि साल 2004 की फिल्म वीर जारा के गीतों की धुन भी उन्हीं के तैयार किए हुए हैं जिन्हें उनके बेटे संजीव कोहली ने यशराज फिल्म्स को दिए थे।
मदन मोहन साहब के गुजरने के बाद हरनाम सिंह अवेल ने उन दिनों के उभरते हुए युवा संगीतकार राजेश रोशन को बचे हुए गाने कंपोज करने के लिए कहा था, लेकिन राजेश रोशन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि मदन मोहन जैसे महान संगीतकार की धुनों से मिलते जुलते गीत तैयार करना उनके बस की बात नहीं है। इस तरह से राजेश रोशन के मना करने के बाद ये जिम्मेवारी जयदेव साहब को सौंपी गई थी। फिल्म लैला मजनू अभिनेत्री रंजीता कौर की डेब्यू फिल्म रही थी। फिल्म में रंजीता कौर से पहले इस भूमिका के लिए प्रति अग्निहोत्री की बड़ी बहन अनीता और नवोदित अभिनेत्री मधु कपूर से भी संपर्क किया गया था, पर बात नहीं बन पाई। दरअसल उस जहां अनीता के माता पिता उन्हें फिल्मों में भेजने से साफ मना कर दिए, वहीं मधु कपूर को फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें मंजूर नहीं थी। रंजीता समेत कई मशहूर फिल्मी हस्तियों के मैनेजर रह चुके रिकू राकेशनाथ बताते हैं कि इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद भी अगले 6 महीनों तक रंजीता के पास कोई भी काम नहीं था। उनके के कई विरोधियों ने यह अफवाह उड़ा रखी थी कि रंजीता एक ड्रग एडिक्ट है, इस वजह लोग उनके साथ काम करने से कतराने लगे। कहा तो यहां तक जाता है कि इस खबर से आहत होकर ऋषि कपूर ने रंजीता को प्रमोट करने से साफ इनकार कर दिया था। इनके अलावा जितेंद्र ने भी उनके साथ कोई फिल्म करने से मना कर दिया था। इसी दौरान एक और खबर उड़ी कि रंजीता फिरोज खान के छोटे भाई अकबर खान के साथ विवाह करके फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने वाली हैं। इस खबर ने उनकी रही सही उम्मीद पर भी पानी फेर दिया था। ऐसी विकट परिस्थिति में रंजीता को संजीव कुमार, सचिन पिलगांवकर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे अभिनेताओं का साथ मिला, जिनके साथ रंजीता ने पति पत्नी और वो, अनखियों के झरोखों से और सुरक्षा जैसी बेहद मकबूल फिल्में दी। साल 1963 में लैला और शहजादे कैस की ऐसी प्रेम कहानी पर मुगल ए आजम जैसी कालजयी फिल्म के रचयिता के आसिफ ने एक फिल्म शुरू की थी, जिसमें कैश यानी मजनू की भूमिका निभाने वाले थे। गुरुदत्त और लैला की भूमिका सौंपी गई थी अभिनेत्री निम्मी को। लेकिन अगले ही साल 1964 में गुरुदत्त की असमय मृत्यु के चलते फिल्म अटक गई। बाद में गुरुदत्त के जगह पर संजीव कुमार को लेकर साल 1977 में इसे फिर से शुरू किया गया, लेकिन इसके ठीक अगले ही साल के आसिफ की मृत्यु हो गई। इस तरह से फिल्म अधूरी रह गई। बाद में के आसिफ की पहली पत्नी अख्तर आसिफ ने निर्माता केसी बोखरिया के मदद से इस अधूरी फिल्म को लव एंड गॉड नाम से 27 जुलाई 1986 को रिलीज करवाया था। यूं तो फिल्म लैला मजनू के सारे गाने एक से बढ़कर एक हैं, पर इसका एक गीत हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को काफी लोकप्रिय हुआ, जिसे साल 1977 के सालाना गीतमाला में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। यहाँ आपको ये जानकर बड़ा ही ताज्जुब होगा कि ये पहला मौका था जब मदन मोहन साहब के किसी भी गीत को ये स्थान प्राप्त हुआ। फिल्म के गीत हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को की लोकप्रियता में न केवल इसके बेमिसाल धुन और गायकी का योगदान रहा, बल्कि इसके गीत के बोल ने भी लोगों को समान रूप से आकर्षित किया था। जब साहिर लुधियानवी के द्वारा लिखे गए कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमों की बात की जाती है, तो इस गीत का जिक्र भी अवश्य होता है। यह आपको ये भी बताता चलूं कि वास्तव में इस गीत का मुखड़ा मशहूर शायर तुराक कुकरवी के एक रचना से प्रेरित थी, जिसके बोल थे, शहर में अपने लैला ने यह मुनादी कर दी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अपने इंटरव्यू में डैनी डेनेज़ोपा ने कहा था कि इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी कड़ी मेहनत की थी। इस फिल्म में उनके लिए जाने के बाद हर तरफ यही चर्चा थी कि अबरार अलवी जैसे माने हुए उर्दू लेखक के संवाद बोलना डैनी के बस की बात नहीं है। इस बात को डैनी ने काफी गंभीरता से लिया और अपने उर्दू उच्चारण में उन्होंने इतनी बारीकी से मेहनत किया कि जब फिल्म रिलीज हुई तो सबके सब हक्के बक्के रह गए थे। निर्देशक हरनाम सिंह अवेल को लैला मजनू की कहानी पर फिल्म बनाने का वास्तविक आइडिया उनकी पत्नी अंजना अवेल ने दिया था। अंजना अवेल की बात को शुरू में हरनाम सिंह अवेल ने कुछ खास तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन अंजना भी पेशे से एक लेखिका रही थी। तब उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया और काफी रिसर्च करके पूरी कहानी अपने पति को सौंप दी। कहानी इतनी रोचक थी कि हरनाम सिंह अवेल इस पर फिल्म बनाने से खुद को नहीं रोक पाए। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि अंजना अवेल ने न केवल इस फिल्म के लिए खोजबीन और वास्तविक कहानी का फिल्मी रूपांतरण किया, बल्कि फिल्म के कॉस्ट्यूम्स भी उन्होंने ही डिजाइन किए थे। फिल्म के एक प्रीमियर के लिए ऋषि कपूर राजस्थान के दौसा में स्थित पूनम टॉकीज भी गए थे, जहां दर्शकों ने बकायदा फूलों की वर्षा करके उनका जोरदार स्वागत किया था। इस स्वागत से अभिभूत होकर ऋषि कपूर ने कहा था कि वह मुंबई में पानी की बारिश देखते हैं, लेकिन यहां फूलों की बारिश देखकर वो बेहद ही खुश हैं। फिल्म लैला मजनू न केवल कमर्शियल बल्कि क्रिटिकली रूप से भी काफी सफल रही थी, और यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि इस फिल्म को एक भी अवार्ड हासिल नहीं हुआ था। अवार्ड मिलने की बात तो दूर, इसे किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेट तक नहीं किया गया था।
तो दोस्तों, ये थी 1976 में आई बेहद लोकप्रिय फिल्म लैला मजनू पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दे तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।